हेलो दोस्तों, मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ। कंप्यूटर के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट। देखिए, आपके सिलेबस में कंप्यूटर में इंटरनेट, मोबाइल एप्लीकेशन और एमएस पैकेज ये दिया गया है, ठीक है। और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जो सिलेबस आपका दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हम पढ़ेंगे, उसके बाद भी अगर मुझे लगेगा कि अलग से आपको कुछ कंप्यूटर के विषय में अलग से आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे डाउट वाले चैप्टर हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इंटरनेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है। गूगल में वैसे तो इंटरनेट के कई फुल फॉर्म दिए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेटवर्किंग, ठीक है। लेकिन जो मेन है इसका वो है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये आप बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हो और बड़े आराम से इसे समझ पाओगे, ठीक है। तो बात करते हैं इंटरनेट की। तो ये है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। 1950 में वेंटकर्फ ने इसका आविष्कार किया, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है। शुरुआत करें तो 1950 में इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका जन्मदाता माना जाता है वेंटकर्फ को, ठीक है। ये नेटवर्कों का नेटवर्क है, ठीक है। नेटवर्कों का नेटवर्क है मतलब इसकी पहुंच बहुत अच्छी है। कई नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। निजी व सार्वजनिक लोकल से ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या मतलब इसका? देखिए, कई नेटवर्क एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो कई छोटे छोटे नेटवर्कों को मिलाकर बनता है एक बड़ा नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट, ठीक है। इसमें बहुत सारे निजी, सार्वजनिक, लोकल, ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क जुड़े रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टमों को आपस में जोड़कर बनाया गया एक समूह है। क्या कह रहा है ये? मतलब ये है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टमों को आपस में जोड़कर बनाया गया एक समूह है, जिसे इंटरनेट बोलते हैं। दुनिया भर में आप इंटरनेट के माध्यम से ही जुड़े हैं, ठीक है। हम और आप, हम और आपकी बात की जाए तो हम भी इंटरनेट के माध्यम से ही जुड़े हैं। यूट्यूब बिना इंटरनेट के कैसे चलेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको? आगे है प्रोटोकॉल। अब हम थोड़ा प्रोटोकॉल समझ लेते हैं। दो कंप्यूटर के बीच संचार में सहायक नियमों का समूह, जैसे एग्जांपल टीसीपी, आईपी, सारे कंप्यूटर इसी प्रोटोकॉल पर बात करते हैं। देखिए, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप, एक एग्जांपल से समझा रही हूँ, जब आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो वहाँ आपके कुछ नियम कानून होते हैं, ठीक है। या समाज में रहते हैं तो उसके कुछ नियम कानून होते हैं। वैसे ही जब आप नेट यूज़ कर रहे हो तो उसके अपने प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, जिनका पालन आपको करना पड़ता है। तो उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि प्रोटोकॉल क्या होता है। तो दो कंप्यूटर के बीच संचार जो होता है उनमें नियमों का समूह, मतलब ये नियम कानून के तहत ही डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप कोई नाम सर्च करते हो, कोई भी नाम, तो आपका जो कंप्यूटर है वो एक प्रोटोकॉल यूज़ करता है। कौन सा? टीसीपी आईपी, ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। उसमें लेयर होती है, ठीक है। उन लेयर के अपने अपने काम होते हैं। उन लेयर का यूज़ करके डाटा जो है ना कन्वर्ट होके दूसरे फॉर्म में जाएगा, ठीक है। उन जो लेयर हैं उनका यूज़ करके डाटा कन्वर्ट होके दूसरे फॉर्म में जाएगा और वो ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर दूसरे कंप्यूटर जो कि वहाँ आपके पास भेज रहे हैं, ठीक है, वहाँ ये लेयर भी होंगी और वहाँ पर भी इन लेयरों का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। वापस से ये डिकोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको अब समझ में आया होगा कि एक बात आपको ध्यान देने योग्य है। आप जो नाम टाइप करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर वो नाम नहीं समझता, वो केवल मशीन लैंग्वेज समझता है। तो आप जो भी टाइप करोगे वो उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंप्यूटर 0101 ये समझता है, ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन निकलता है कि इनको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है ये 0101, ये 0101 क्या है, ठीक है, ये आपको बताना कमेंट करके। सारे कंप्यूटर इसी प्रोटोकॉल पर बात करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो कंप्यूटर को आपस में बात करनी है तो उन्हें ये सेटअप पर बात करनी होगी, जो ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में दी जाती है। टीसीपी आईपी क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। पैकेट्स। टीसीपी आईपी यहाँ पर फिर से आ गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। द्वारा एक फाइल को कई छोटे भागों में बांटा जाता है। देखिए, कंप्यूटर में कभी भी पैकेट शब्द का यूज़ होता है तो उसका मतलब क्या होता है? टीसीपी आईपी, जो कि एक प्रोटोकॉल है, ठीक है।
कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है TCP/IP क्या है, तो आपको पता होना चाहिए एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। एक फाइल को कई छोटे छोटे भागों में बांट देता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने कोई फाइल मैंने नेट पर अपलोड करती हूँ, ठीक है, तब तो आपको वो देखने को मिलती है, चाहे आप डाउनलोड करते हो, सेव करते हो, जो भी करते हो, ठीक है। तो मैं जो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, उसको समझ रहे हैं ना आप, और आप देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे, वो को डाउनलोडिंग कहलाती है, ठीक है। दोनों ही को डाउनलोडिंग कहलाएगी। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। मैं अगर अपने डेटा को सर्वर पर डाल रही हूँ, अब सर्वर क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सर्वर एक समूह होता है जो यूट्यूब, जैसे यूट्यूब है ना, का अपना एक सर्वर होता है, उसमें सारा डेटा रखा रहता है ना। अब मैं अपलोड कर रही हूँ, मतलब मैं अपना डेटा जो है वो सर्वर पर डाल रही हूँ, तो मैं अपलोड कर रही हूँ। अब आप ऑनलाइन देख रहे हो या डाउनलोड कर रहे हो, है ना, तो आप सर्वर से ले रहे हो उस चीज़ को, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, डाउनलोड करना चाह रहे हो ना, ऑनलाइन देख रहे हो मतलब, या सेव कर रहे हो, वो आप डाउनलोड कहलाता है, ठीक है। तो जब आप सर्वर के अंदर कोई चीज़ जाएगा तो वो हो जाएगा अपलोड, और सर्वर से जब कोई चीज़ निकलेगी वो हो जाएगा डाउनलोड। मैं फाइल डाल रही हूँ, मतलब मैं अपलोड कर रही हूँ, और आप लोग उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, मतलब वो डाउनलोड होगा, ठीक है। अपलोड डाउनलोड में ये फ़र्क होता है। मैंने अगर मान लीजिए 700 MB की फ़ाइल अपलोड की, ठीक है, तो वो 700 MB की फ़ाइल इकट्ठे पूरे एक साथ, ठीक है, अपलोड इकट्ठे नहीं हो जाती। क्या होता है, वो जो TCP/IP प्रोटोकॉल होता है ना, ये क्या करता है, उनको छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है। 700 MB की जो फाइल मैं अपलोड कर रही हूँ, वो क्या करता है, इकट्ठे अपलोड नहीं मार देता है, उनको छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देता है। कौन, TCP/IP प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसको तोड़ने के बाद क्या होता है, उनको ट्रांसमिट कर दिया जाता है। तो तोड़ के इनको भेज दिया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के भेज दिया जाता है, और वापस से वहाँ जहाँ सर्वर है वहाँ पर वापस से उन सारी फाइलों को उन्हीं प्रोटोकॉल के आधार पर सही ऑर्डर में इकट्ठा करके जमा दिया जाता है। तो ये प्रोटोकॉल TCP/IP ये सही ऑर्डर का यूज़ करते हैं, और प्रोटोकॉल का यूज़ करके उसे एक फॉर्मेट में जमा देते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, ठीक है। तो पैकेट समझ गए आप लोग क्या है चीज़ होती है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब हम इंटरनेट का थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेते हैं। पहले हम विकास देखिए, अब इंटरनेट का इतिहास देख लेते हैं। 1969 में लॉस एंजल्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, ये दोनों यूनिवर्सिटी का नाम आपको याद रखना है, ये दोनों ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया जिसे ARPANET कहते हैं। ARPANET का फुल फॉर्म याद रखना है, और ये पहला इंटरनेट था, ये भी आपको याद रखना है। देखिए 1969 में लॉस एंजल्स एक जगह है USA में, ठीक है, वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, ये दोनों ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया, बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। देखिए कंप्यूटर का विकास पहले हो चुका था, लेकिन अब पहले वो जुड़े नहीं थे, अब ये जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर का विकास बहुत पहले हो गया था, लेकिन वो जुड़ नहीं पाए थे, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर एक नेटवर्क बनाया जिसका नाम दिया ARPANET। याद रखना है आपको, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इसको पहला इंटरनेट भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है, और इंटरनेट का प्राथमिक रूप है ARPANET, ये भी याद रखना है, ठीक है। फुल फॉर्म तो आपको याद रखना ही है। फिर क्या हुआ, ARPANET चला गया, ठीक है, ARPANET तो चलता गया ना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद NSF नेट आया, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन, ठीक है। या इसने यह किया कि ARPANET को कॉपी करने की कोशिश की। किसने, NSF नेट ने। इसने क्या किया, अपना एक अलग नेटवर्क बनाया NSF नेट ने, और ARPANET से ज़्यादा सक्षम और ज़्यादा प्रभावशील बनाया, लेकिन केवल शैक्षणिक अनुसंधान की अनुमति के लिए थी वो चीज़ें, ठीक है, जो NSF नेट ने बनाई थी। तो ये ज़्यादा फैल नहीं पाया। तो अब ये दोनों को देखते हुए और भी लोग आकर्षित हुए, तो जितने भी निजी संगठन ने अपना खुद का नेटवर्क बनाना चालू कर दिया, ठीक है। इस तरह से दुनिया में छोटे कई नेटवर्क बनते गए। तब इन लोगों ने डिसाइड किया, बैठकर एक मीटिंग ली, और अंत में इन्होंने बोला कि जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क है वो सभी ARPANET और NSF नेट के अंतर्गत आकर मिल जाओ। इसके बाद फाइनली पूरी दुनिया का जो एक नेटवर्क बाहर निकल कर आता है वो है इंटरनेट। क्लियर हुआ आपको, जितने भी छोटे छोटे इंटरनेट थे वो आप किस में आ गए, ARPANET और NSF नेट में, और फाइनली एक नेटवर्क बना इंटरनेट। आपको इतिहास पता चल गया होगा, इसका समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है।
इंटरनेट के लाभ देख लेते हैं क्या क्या है। लाभ तो सभी को पता होगा, यूज़ करते हैं तो दूसरे व्यक्तियों से आसानी से संपर्क हो जाता है, व्यापार का लेन देन सरल हो जाता है। इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है ना, कितना आसान बना दिया है। शिक्षा में आसानी हो गई है, दुनिया में कहीं भी किसी से भी संपर्क किया जा सकता है। पेपर की बचत हो गई, ठीक है, लिखने कोई नहीं बैठता, डायरेक्ट इंटरनेट पर हर चीज़ हो जाती है। तो ये इसके लाभ हैं। अब देख लेते हैं इसकी हानियाँ क्या क्या हैं। लाभ है तो हानियाँ भी होंगी। बहुत सी जानकारी जांची नहीं जाती, गलत इन्फॉर्मेशन भी फैल जाती है, ठीक है, ये इसकी हानियाँ हैं। साइबर क्राइम बढ़ जाते हैं, वायरस हो जाते हैं, ये इसकी हानियाँ हैं। संदेशों को आसानी से चुराया जा सकता है, ये भी हानियाँ हैं। अनैच्छिक तथा अनुचित डॉक्यूमेंट गलत लोगों को द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब अगर उसके लाभ हैं तो कुछ हानियाँ भी होती हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं इंटरनेट कनेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंडविड्थ और कीमत के आधार पर देख लेते हैं क्या क्या बांटा गया है। डायल अप कनेक्शन, ये आप लोग जानते होंगे, पूर्व परिचित टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट से जोड़ने का माध्यम है। किसके माध्यम से जोड़ते हैं? ये टेलीफोन लाइन के माध्यम से। पहले एक मॉडेम लगा होता था, ठीक है, टेलीफोन लाइन कनेक्शन के द्वारा मॉडेम लगा होता था, इसी के माध्यम से वो काम करता था। लेकिन अब क्या, आपने एक नाम सुना होगा डोंगल, वो क्या होते थे? वो वायरलेस होते थे और उसमें ये पोर्टेबल होते थे, इनमें मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो जो केबल कनेक्शन थे उसमें मॉडेम की ज़रूरत होती थी। उसमें क्या होता था, जैसे ही आप कनेक्ट करते हो तो आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, फ़ोन नंबर डायल करना होता था। जैसे ही आप कनेक्ट करते हो तो इसमें जो आईएसपी एक कनेक्शन बना देता था और उस कनेक्शन को बनाने में 10 सेकंड का वक्त लगता था, फिर जाके आप इसका यूज़ कर पाते थे, किसका? इंटरनेट का। ये 56 kbps तक की स्पीड देता था। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कौन कौन से और एग्जांपल दिया जाए तो एयरटेल हो गया, एमटीएनएल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सब ये हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है ब्रॉडबैंड कनेक्शन, थोड़ी थोड़ी जानकारी लेना है, ज़्यादा इसको डिटेल नहीं पूछेगा आपसे। ये हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस है, इसमें टेलीफोन लाइन का उपयोग करते थे, ठीक है। डायल अप से ये थोड़ी तीव्र होते थे, डायल अप कनेक्शन से ये थोड़ी तेज होते थे, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि 4 प्रकार से हाई स्पीड डाटा यूज़र को प्रदान करता है। कितने तरह के होते थे ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये थोड़ा देख लेते हैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी कि डीएसएल, दूसरा है केबल मॉडेम, तीसरा है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, चौथा है फाइबर ऑप्टिक। इसके विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे हम। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन यानी कि डीएसएल, ये डीएसएल के माध्यम से पूछ सकता है, ठीक है, कोई क्वेश्चन बनाकर। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन वायरलेस कनेक्शन, इसका फुल फॉर्म है ना, हिंदी में बताते हैं तो ये बहुत ही हाई स्पीड वाले नेटवर्क होते हैं डीएसएल, और लोकल टेलीफोन नेटवर्क के तारों द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। डीएसएल मॉडेम का यूज़ करते हैं, कुछ पॉइंट आपको याद रखना है बस। डीएसएल जो है मॉडेम का यूज़ करते हैं, टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, और लोकल टेलीफोन नेटवर्क के तारों का यूज़ करते हैं बस, और इसका फुल फॉर्म, ठीक है। आगे देखते हैं केबल मॉडेम, ये कोएक्सियल केबल होती है ना, 1.5 Mbps के आसपास ये स्पीड देता है, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी होती है? 1.5 Mbps के आसपास। जब भी आईएसपी का फुल फॉर्म मैंने बताया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जितने भी शॉर्ट बता रही हूँ उनके फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं, ठीक है। आईएसपी स्पीड बताता है तो वो बताता है कि MBPS में, ठीक है, छोटा MBPS जो होता है ना उसमें। जब आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं वो बड़ा बी में बताता है, मतलब MBPS में जो बड़ा बी होता है ना वो, ठीक है। अब छोटा बी और बड़ा बी में अंतर क्या है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। छोटा बी का मतलब होता है बिट और बड़े बी का मतलब होता है बाइट, ठीक है। 8 बिट का 1 बाइट होता है, जो भी कंप्यूटर जानकारी देता है, जो भी चीज़ें इस्तेमाल करता है, जो भी जानकारियों को कहीं सेव करता है, ठीक है, कंप्यूटर, तो वो करता है बिट के फॉर्म में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 8 बिट का 1 बाइट होता है यहाँ, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। ये सबसे छोटी यूनिट भी कहलाती है, कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, ये भी होता है। और 4 बिट का 1 निबल बनता है और 8 बिट का 1 बाइट बनता है, ठीक है। इंटरनेट में जो स्पीड बताई जाती है वो छोटे वाले बी में यानी बिट में बताई जाती है, ये याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, इनमें क्या होता है, थोड़ी ही तेज़ होती है स्पीड, ज़्यादा स्पीड नहीं होती इसमें, ये सबसे स्लो होता है, ये मान के चलिए। इसको इंग्लिश में BPL भी कहते हैं, ठीक है। तो BPL है, ग्रामीण क्षेत्रों में यूज़ होती है अधिकतर ये।
और जो पावर वाली लाइन होती है ना, उसी के साथ ही ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे दिया जाता है। थोड़ी स्लो स्पीड होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, फाइबर ऑप्टिक इलेक्ट्रिक संकेतों को प्रकाशीय रूप में बदल देता है। ये इलेक्ट्रिक संकेतों को प्रकाशीय रूप में बदल देता है और प्रकाश का सिग्नल बहुत तेज होता है। फाइबर ऑप्टिक बहुत ज़्यादा तेज होती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होते हैं ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल को प्रकाशीय सिग्नल में बदल देते हैं और प्रकाश का सिग्नल बहुत तेज होता है। ये लगभग 3 × 10⁸ की स्पीड से इससे प्रकाश चलता है इसका, ठीक है। और फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। ये प्रकाशीय संकेत में बदल देता है इलेक्ट्रिक सिग्नलों को, ये आपको याद रखना है। इससे क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रिक संकेतों को प्रकाशीय संकेत में कौन बदलता है, तो ये है फाइबर ऑप्टिक, ठीक है। आगे देखते हैं, तीसरा जो बताया गया है वायरलेस कनेक्शन। अभी जो हमने पढ़ा, डायल अप कनेक्शन पहला था, इंटरनेट कनेक्शन में डायल अप कनेक्शन, दूसरा था ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ये तीसरा है वायरलेस कनेक्शन, ठीक है। ग्राहक के स्थान पर सर्विस प्रोवाइडर के बीच रेडियो लिंक, घर या व्यापार इत्यादि को इंटरनेट से जोड़ना है, तो वो होता है इसमें वायरलेस कनेक्शन में, ठीक है। देखिए, यानी जो जगह पर ग्राहक है, ठीक है, और जहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, इन दोनों के बीच में जो रेडियो लिंक के द्वारा कम्युनिकेशन होता है, तो वो होता है वायरलेस, ठीक है। रेडियो लिंक, रेडियो आपने ज़रूर यूज़ किया होगा बचपन में, जिससे पहले गाना सुनते थे, है ना, उसमें क्या होता था, बैंड लगा होता था, SWAMW ऐसा लिखा रहता था। MW का मतलब होता है मीडियम वेव और SW का मतलब होता है शॉर्ट वेव, ठीक है। और एक और चीज़ होती थी, AM और FM लिखा हुआ। AM मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और FM मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाम, जो गाना आप FM में सुनते हो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होती है, ठीक है। तो रेडियो सिग्नल के थ्रू ये कनेक्शन चलते हैं, ठीक है। घर या व्यापार को इंटरनेट से जोड़ना है, तो उसमें होता है वाईफाई बनाई जाती है। तो जहाँ DSL या केबल नहीं पहुँच पाता, वहाँ ये वायरलेस पहुँचते हैं, ठीक है। जहाँ केबल और DSL का यूज़ नहीं होता, नहीं पहुँच पाते, वहाँ ये वायरलेस यूज़ होता है। अब वायरलेस कनेक्शन कितने तरह के होते हैं वो भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा। वाईफाई आपने सुना होगा, वायरलेस फिडेलिटी, ये इसका नाम याद रखना है। रेडियो आवृत्ति का उपयोग किया जाता है, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र के लिए। वायरलेस वह कनेक्शन होता है जिसमें केबल का इस्तेमाल नहीं होता। नाम से पता चल रहा है वायरलेस मतलब केबल का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे वाईफाई है ना, इसे चलाने के लिए किसी केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि राउटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसकी वाईफाई की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये हमेशा ऑन रहता है, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो रेडियो आवृत्ति पर काम करता है डेटा ट्रांसफ़र के लिए, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, वाईफाई। इसके बाद देखते हैं क्या है, वाईमैक्स, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, यानी वाईफाई की भांति होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा गति और कहीं ज़्यादा दूरी तक फैला होता है ये, ठीक है। वाईफाई का एक्सटेंडेड फॉर्म है ये। वाईफाई छोटी जगह पर काम करता है, स्पीड भी उसकी सीमित होती है, लेकिन ये उसकी अपेक्षा ज़्यादा गति और ज़्यादा दूरी तक डेटा को ट्रांसमिशन करता है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विसेज। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है। मोबाइल पर भी आप हॉटस्पॉट यूज़ करते हो, है ना, लेकिन स्पीड उसकी कम होती है, लेकिन उसकी स्पीड कम होती है। ये जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, कौन से, वेब और कनेक्शन यूज़ करते हैं GPRS का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आपको बताना है वेब और GPRS का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आगे देखते हैं, सैटेलाइट टेलीफोन और टीवी सेवाओं के लिए लिंक करते हैं। सैटेलाइट आप समझ रहे होंगे, है ना, सिग्नल भेजने से सैटेलाइट सब जगह ट्रांसमिट कर देता ही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, अब आगे देखते हैं इंटरकनेक्टिंग प्रोटोकॉल। कुछ प्रोटोकॉल्स देख लेते हैं। TCP/IP, इसके बारे में हमने जब भी बात की थी। इसमें दो चीज़ें होती हैं। TCP संदेश को प्रेषक के पास ही पैकेटों के एक सेट में बदल देते हैं, प्राप्तकर्ता के पास पुनः इकट्ठा कर संदेश हासिल कर लेता है ये, ठीक है। इसे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ से आपको कोई चीज़ भेजती हूँ, ठीक है, अपलोड करती हूँ कोई चीज़, तो वहाँ आपके पास ये अलग अलग टुकड़ों में रहती है, ठीक है। बीच में जो ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पैकेटों के रूप में भेजता है, फिर जब आपको ये फाइनली मिलती है, वो वापस इकट्ठा करके आपको दिखाता है ये, उसी ऑर्डर फॉर्मेट में जमा कर, ठीक है। और ये TCP/IP एक प्रोटोकॉल है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब और इसके साथ साथ ये भी नाम याद रखना है, इसे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं। अब इसी में है IP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। विभिन्न कंप्यूटरों को नेटवर्क स्थापित करके
आपस में संचार की अनुमति प्रदान करता है। ये आपका एक क्वेश्चन है, TCP IP प्रोटोकॉल में संचार की अनुमति कौन देता है? तो ये देता है IP। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है आपका, ठीक है। हर IP पैकेट में गंतव्य का पता होता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सबके फुल फॉर्म याद रखने हैं आपको। अपने कंप्यूटर से फाइलों को विभिन्न साइटों पर अपलोड या वेबसाइट से डाउनलोड, ठीक है। देखिए, जब मैं फाइल को अपलोड कर रही हूँ या डाउनलोड कर रही हूँ तो वहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? FTP। जब मैं फाइल अपलोड करती हूँ या डाउनलोड करती हूँ तो वहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें कुछ है, देखिए, फाइलज़िला, कैसाब्लैंका, FTP, कॉन्क्वेर, है ना, ये सब प्रोटोकॉल्स है, ठीक है। ये आपको नाम याद रखने हैं। आगे देखते हैं HTTP। आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, नाम आपको पता होगा। क्या है इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह सुनिश्चित करता है कि संदेशों को किस प्रकार फॉर्मेट या संचरित किया जाए, किस तरह से दिखाना है, ठीक है। इसे स्टेटलेस प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ये भी याद रखना है, क्योंकि इसमें प्रत्येक निर्देश स्वतंत्र होते हैं। ये आपने देखा होगा ना HTTP। देखिए, जब आप कोई साइट खोलते हो तो ये ज़रूर लिखा होता है HTTP/ फिर आगे कोई एड्रेस लिखा होता है, ठीक है। संदेशों को किस फॉर्मेट में भेजना है ये कौन तय करेगा? ये करेगा HTTP, आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं टेलनेट। यह टेलनेट प्रोटोकॉल वैध यूज़र नेम व पासवर्ड डालने के बाद ही शुरू होता है। वर्चुअल कनेक्शन का उपयोग करता है। टेलनेट क्या करता है? कोई वैध या आइडेंटिफाई यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद ही शुरू होता है। जैसे कि FB मान लीजिए, फेसबुक, आप ID पासवर्ड डालते हैं तभी वो ओपन होता है, उसके बाद आपको जो चाहिए इन्फॉर्मेशन वो दे देता है, ठीक है। उदाहरण से समझिए इसे, है ना, FB के। आगे देखते हैं यूज़नेट प्रोटोकॉल कोई केंद्रीय सर्वर या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता। एक समूह विचार विमर्श कर सकते हैं, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस। देखिए, आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं डिबेट के माध्यम से। कोई डिबेट आपने देखी होगी न्यूज़ चैनल पे, ये विचार विमर्श करते हैं, इसमें कोई एक हेड नहीं होता, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली डिबेट आपने देखी होगी, जैसे कि रिपब्लिक भारत में आपने देखा होगा, अर्नब गोस्वामी जो डिबेट कराते हैं, इसके माध्यम से होता है, ठीक है। यूज़नेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं ये, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। आगे देखते हैं HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हर किसी की फुल फॉर्म आपको याद रखना है। वेब पेजों को डिज़ाइन करने में यूज़ होता है, बस इतना याद रखिए। और ये क्या है? मार्कअप में टैग का सेट होता है। टैग का सेट किस में होता है? मार्कअप में, ठीक है। जो वेब ब्राउज़र बताता है कि शब्दों, इमेजों को यूज़र को कैसे दिखाना है। ये यूज़र को कोई चीज़ कैसे दिखाई देगी, किस फॉर्मेट में दिखाई देगी, ये टैग करता है HTML, ठीक है। और मार्कअप में टैग का सेट होता है, ये भी आपको याद रखना है। आपको वेबसाइट में बहुत सारे इमेज वीडियो देखने को मिलते हैं, तो जो टैग होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि ये यूज़र को कैसे दिखाई देगा, ठीक है। आगे देखते हैं टैग क्या होते हैं। देखिए, मैं आप लोगों के लिए वीडियो डालती हूँ, है ना। वीडियो जैसे मैं YouTube में अपलोड करती हूँ तो मैं उसमें कई सारे टैग डालती हूँ। जैसे महिला सुपरवाइज़र का मैं बना रही हूँ तो महिला करके एक टैग डालूँगी, सुपरवाइज़र करके टैग डालूँगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके टैग डालूँगी, जिससे आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। महिला भी डालेंगे तो वो आपको सर्चिंग में आ जाएगा। जो चीज़ सर्चिंग में आ जाए उसे कहते हैं टैग, ठीक है। आगे देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट, यानी ये एक तरह का डायल अकाउंट है, ठीक है। इसमें कंप्यूटर को इंटरनेट पर सीधे जोड़ा जाता है। एक मॉडेम की आवश्यकता होती है इसमें, किसमें? पॉइंट टू पॉइंट में, ये याद रखना है आपको। और 9600 बिट्स पर सेकंड इसकी स्पीड होती है, ठीक है। ये क्या होता है? ये डायल अकाउंट है, पॉइंट टू पॉइंट डायल अकाउंट, बस इतना याद रखिए। और इसमें इंटरनेट पर सीधे जोड़ा जाता है कंप्यूटर को, ठीक है। इसमें मॉडेम की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं वेब का भी फुल फॉर्म पूछा था मैंने, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वेब एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो कि हमें मोबाइल फ़ोन के द्वारा इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा कम्युनिकेशन उपलब्ध कराता है। मोबाइल में यूज़ होता है ये, ठीक है, वेब। आगे देखते हैं क्या है। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। इसका नाम आपने सुने होंगे बहुत बार। देखिए, IP नेटवर्कों पर जब आपको कॉल करना होता है तो उसका यूज़ होता है, जैसे IP। VoIP इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आने वाले समय में हम सभी इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। अभी के समय में भी हम इसकी कई एप्लीकेशन
का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, स्काइप हो गया, जूम। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी या इंटरनेट की मदद से वीडियो कॉल पर बात करने के लिए फैसिलिटी दी जाती है। सिम कार्ड या मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, इंटरनेट का इस्तेमाल करके ही आप वॉइस कॉल कर सकते हो। इसका और सरल भाषा में अगर अर्थ समझें तो क्या होगा, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आपको वॉइस कॉल पर बात करने के लिए ना सिम कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ना मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, सीधे वॉइस कॉल हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए इसका मतलब क्या होता है। अब आगे देखते हैं इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स क्या क्या हैं। इसमें पहला है www, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आपको इसमें क्या याद रखना है, 13 मार्च 1989 को पेश हुआ, विशेष रूप से स्वरूपित डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करने वाले इंटरनेट सर्वर की प्रणाली है। देखिए स्वरूपित फॉर्मेट, इसमें हर तरह के डॉक्यूमेंट सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के विशेष रूप से जो फॉर्मेटेड होते हैं ना वही सपोर्ट करते हैं। ये HTML में फॉर्मेटेड होते हैं, ये याद रखना है आपको। आप साइट में देखोगे तो आपको ग्राफिक, वीडियो, ऑडियो दिखाई देंगे। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली यानी कि आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए, है ना। ये आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को आसानी से मोबाइल चला लेते हैं, अगर हम उसमें कुछ विशेष फीचर वाला सॉफ्टवेयर डाल दें तो वो उससे खोल भी नहीं पाएंगे। तो इंटरनेट बहुत इंटरैक्टिव यानी कि बहुत मज़ा आता है इसे चलाने में, मल्टीमीडिया इसके फीचर्स हैं। तो यूज़र फ्रेंडली यानी कि आप आसानी से चला सकते हैं। इंटरैक्टिव मतलब बहुत मज़ा आता है इसमें चलाने में, अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं आइकॉन के माध्यम से, है ना। मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट इसके फीचर हैं। ये आपको सिर्फ कुछ चीज़ें इसमें याद रखनी है। ठीक है, इतना बड़ा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक हाईलाइटेड पॉइंट ये है, HTML में फॉर्मेटेड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनेगा। अब देखते हैं आगे क्या है। वेब पेज हमेशा HTML में लिखे जाते हैं और वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित होते हैं। वेब पेज जो हैं वो HTML में लिखे जाते हैं, यह याद रखना है। और वेब पेज दो तरह के होते हैं, स्टैटिक इसमें क्या होता है, आप कितनी भी बार इनको देखोगे, हर बार खोल कर आप इसको देखोगे तो ये एक ही टेक्स्ट में दिखाई देगा, सेम चीज़ दिखाई देगी। स्टैटिक मतलब सेम चीज़ दिखाई देना, और डायनेमिक मतलब हर बार जितने बार देखोगे अलग अलग दिखाई देगा, अपने हिसाब से बदलता है ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आ गया आपको। वेब पेज हमेशा HTML में लिखे होते हैं, और वेब पेज दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब हर बार एक ही तरह का दिखाई देगा, और डायनेमिक मतलब हर बार सामग्री बदलती जाएगी। ठीक है, अगला है वेबसाइट। वेब पेजों का संग्रह। ये सभी वेब पेज हाइपरलिंक द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब हाइपरलिंक क्या होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, हर किसी को पता होगा। वेबसाइट का पहला पेज होम पेज कहलाता है। तो वेबसाइट आप समझ गए, नेट का आप यूज़ करते हो तो आपको पता होगा वेबसाइट क्या है, कैसे जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, हर बार क्लिक करोगे तो नई साइट आपके सामने खुलती है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये, जिसका प्रयोग www के कंटेंट को ढूंढने, निकालने व प्रदर्शित करने में होता है। तो ये जो वेब ब्राउज़र होते हैं ये दो तरह के होते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है आपको पता है ना, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ये याद रखना है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी है वो सॉफ्टवेयर होगा, है ना। जो भी आपको दिखाई देता है वो होगी स्क्रीन खुलने के बाद, वो सारे सॉफ्टवेयर हैं। और जो बाहर दिखाई देते हैं बंद होने के बाद वो सारे हार्डवेयर हैं, जिसे हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं, वेब टेक्स्ट ब्राउज़र और ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। ठीक है, अब वेब टेक्स्ट ब्राउज़र क्या होते हैं, टेक्स्ट आधारित सूचना को प्रदर्शित करते हैं। हालांकि इसका यूज़ हम नहीं करते क्योंकि इसमें सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देता है। बेसिकली हम अभी जो आज की डेट में जो यूज़ करते हैं वो ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो हम यूज़ करते हैं फायरफॉक्स, क्रोम, ये सभी हम यूज़ करते हैं। अधिकतर सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ चीज़ है हम देखना पसंद नहीं करते, ज़्यादातर हम जिसमें ग्राफिक भी दिखाई दे और टेक्स्ट दोनों दिखाई दे वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको वेब ब्राउज़र। आगे है वेब सर्वर, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि HTML पेजों या फाइलों की ज़रूरत को पूरा करता है। प्रत्येक वेब सर्वर जो कि इंटरनेट से जुड़े हैं, इनका अपना एक वेब एड्रेस होता है जिसको IP एड्रेस कहते हैं। वेब सर्वर क्या है, देखिए बहुत बड़ा होता है। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये याद रखना है आपको, बस कुछ ही चीज़ें याद करनी, ज़्यादा नहीं। जैसे कि हमने जो HTML पेज जो वेबसाइट वाला है ना, उनमें कोई फाइल मंगाई तो ये दे देता है। हर किसी का अपना अलग सर्वर होता है, इसका अपना अलग वेब एड्रेस भी होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं IP एड्रेस।
जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो वहाँ भी सर्वर बनाना होता है। सर्वर एक हेड होता है, बाकी सब क्लाइंट कहलाते हैं। ठीक है, कुछ सर्वर हैं जिनके नाम याद रखना है आपको। ये 2 नाम हैं जो आपको याद रखना है, अपाचे HTTP सर्वर और इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये 2 चीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम से पूछ सकता है कि क्या है, तो ये वेब सर्वर है। ठीक है, आगे देखते हैं। वेब एड्रेस। वेब एड्रेस के बारे में सभी जानते हैं। वेब एड्रेस किसी विशिष्ट पेज की लोकेशन को पहचानता है। यूआरएल के माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ लोगे। यूआरएल है ना, यूआरएल का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ष 1991 में पहला यूआरएल बनाया, ये भी याद रखना है। और www पर हाइपरलिंक को प्रकाशित करने में उपयोग होता है यूआरएल का। ठीक है, वेब एड्रेस आपने http/www.google.com ऐसा लिखा हुआ है, ये देखिए नीचे लिखा है, इस टाइप का कुछ लिखा हुआ देखा होगा, है ना, ये यूआरएल एड्रेस कहलाता है। ठीक है, यूआरएल कहलाता है ये, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये होता है, ये क्या है, गूगल कंपनी है। ठीक है, सामने वाला क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, और www ये क्या है, गूगल कंपनी है। ठीक है, जो कमर्शियल कंपनी है, ये कहलाता है वेब एड्रेस। ठीक है, पता चल गया आपको। आगे देखते हैं क्या है, डोमेन नेम। अब डोमेन नेम के विषय में थोड़ी जानकारी लेते हैं। डोमेन नेम क्या चीज़ है? इंटरनेट पर जुड़े हुए कंप्यूटरों को पहचानने व लोकेट करने के काम आता है डोमेन नेम। इंटरनेट पे जो जुड़े हमारे कंप्यूटर हैं उनको पहचानने के काम आता है और उनको पता करने में काम आता है। जैसे कि .com लिखा रहता है तो पता चलता है कमर्शियल है ना। डोमेन वाला जैसे गूगल कंपनी है। ठीक है, अलग अलग डोमेन नेम पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपको याद रखना है। कुछ डोमेन नेम दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर, जैसे कि .info, इससे क्या पता चलता है, सूचना संगठन, सूचना प्रोवाइड करने वाली है ये। .com ये वाणिज्यिक वाली, मतलब कमर्शियल वाली है ना डोमेन नेम। और ये क्या है, .gov गवर्नमेंट की साइट है, ये आपको पता होना चाहिए। .edu एजुकेशन साइट है। .mil मिलिट्री साइट है। इसके बाद .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है ये, है ना, .org। .in इंडियन साइट है। .an ये ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज़ होता है। .fr ये फ्रांस के लिए यूज़ होता है। .nz ये न्यूजीलैंड के लिए यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है, इतनी चीज़ें है ना। .uk ये यूके के लिए यूज़ होता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। DNS डोमेन नेम सिस्टम, ये आपने ज़रूर सुना होगा। डोमेन नेम को IP एड्रेस में अनुवादित करता है। सर्वर्स को पहचानने के लिए DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम का उपयोग किया जाता है। सर्वर को पहचानने के लिए डोमेन नेम सिस्टम का यूज़ किया जाता है। जब आप नेट चलाते हो तो नेट चलता नहीं है। ठीक है, अगर आप नेट चला रहे हो, नेट नहीं चलता है, तो DNS सर्वर एरर दिखाता है। कभी भी देखोगे आप तो पता चलेगा आपको। जब भी नेट कनेक्ट नहीं होता तो आप ध्यान दोगे DNS एरर दिखाएगा। अब नेटवर्क नहीं है तो अनुवादित भी ये नहीं कर पाता है। ठीक है, सर्वर को पहचानने के लिए DNS का उपयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, ब्लॉग्स क्या होते हैं। वेब पेज या वेबसाइट पर जब आप कुछ लिखते हो या किसी व्यक्ति विशेष की सलाह पढ़ते हो, लिखते हो, फोटोग्राफ देखते हो, वीडियो संगीत आदि के माध्यम से आपको कोई जानकारी मिलती है, तो वो होता है ब्लॉग्स। और जो ब्लॉग्स लिखता है उसे क्या कहते हैं, ब्लॉगर्स कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में कोई ज़्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे देखते हैं, न्यूज़ ग्रुप, ये ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप होते हैं या ऑनलाइन डिस्कशन के लिए भी यूज़नेट का उपयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, जैसे चैटिंग, इसमें भी आप बहुत सारे लोगों से चैट कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कर सकते हो। इसमें नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, NNTP, आपको याद रखना है। न्यूज़ ग्रुप में NNTP का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं क्या है, सर्च इंजन। गूगल का नाम आप ज़रूर जानते होंगे, आप अभी YouTube देख रहे हैं। ठीक है, ये भी गूगल की ही कंपनी है। गूगल ड्राइव में भी यूज़ करते हैं तो वो भी गूगल का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यही वो रीज़न है कि दुनिया में मार्केट का जो शेयर है 70% लगभग, है ना, वो गूगल का है। उसके बाद याहू 7.68%, बिंग ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का है बिंग, है ना, पर इसका यूज़ अपने यहाँ नहीं होता है ना, अपने यहाँ गूगल चलता है। बायडू ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी चलता है चाइना में। चाइना ओपन सोर्स नहीं है, ये भी याद रखना है। ठीक है, AOL, ask.com, एक्साइट, डक डक गो, वोल्फ्रेम, अल्फ़ा
कम्प्यूटेशनल नॉलेज इंजन है ये आपको नाम याद रखने हैं। जो सर्च इंजन है DuckDuckGo है ना, ask.com, Yandex ये रूस का है, चाचा.com ये सर्च इंजन है, चाचा.com ये सर्च इंजन है, ठीक है। और ह्यूमन गाइडेड है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बोलकर सर्च होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है सर्च इंजन के विषय में। अब आगे देखते हैं, इंटरनेट की सेवाएं देख लेते हैं क्या क्या है। चैटिंग, अब चैटिंग के विषय में क्या बताएं आपको, आप तो सभी जानते हैं चैटिंग कैसे की जाती है, क्या किया जाता है, ठीक है। तो चित्र, वीडियो, ऑडियो भी है ना, याहू, स्काइप, मैसेंजर ये सब चैटिंग के लिए यूज़ होता है। ईमेल, आपने जीमेल का यूज़ ज़रूर किया होगा, SMTP ये याद रखना है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पर काम करता है जीमेल, है ना। आगे है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर ज्ञान की बातें बताते हैं। ई लर्निंग, इसमें डिजिटल उपकरणों की सहायता से शिक्षा दी जाती है। ई लर्निंग, कोरोना काल में ई लर्निंग का बहुत महत्व बढ़ गया है, सभी जानते होंगे, घर बैठे शिक्षा दी जाती जो ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। आगे देखते हैं, ई बैंकिंग, कहीं से भी बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, बिल पेमेंट, रिजर्वेशन, कुछ भी आप कर सकते हो, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो ई बैंकिंग के माध्यम से। ई रिजर्वेशन, वही IRCTC इंडियन रेलवे में टिकट बुक करा सकते हैं ना, ई रिजर्वेशन। ई शॉपिंग, आप इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, वो है। सोशल नेटवर्किंग, जैसे फेसबुक, यूट्यूब ये सब चलाते ही होगे ना आप, ये सब सोशल नेटवर्किंग है। ई कॉमर्स, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, यहाँ से आप शॉपिंग करते ही होगे, कभी ना कभी तो किए ही होगे। एक नाम आपको ज़रूर याद रखना है, अलीबाबा, ये नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना है ये आपको, अलीबाबा, ठीक है। आपने एक नाम ज़रूर सुना, अलीबाबा सबसे बड़ी कॉमर्स कंपनी है अलीबाबा। 28 जून 1999 में जैक मा और उनके 17 दोस्तों ने मिलकर की थी ये, ठीक है। तो इसके मेन कौन है, जैक मा, ठीक है, मालिक इनके। तो ये आपको याद रखना है, अलीबाबा सबसे बड़ी कंपनी है ये कॉमर्स की, ठीक है, कॉमर्स कंपनी है सबसे बड़ी। अमेज़ॉन और इसमें टाई अप चल रहा है, अगर दोनों में अगर कोई ज़्यादा बड़ा होगा तो हालांकि अमेज़ॉन भी बड़ी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो अलीबाबा है, ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी। आगे देखते हैं, गूगलिंग, गूगल पर किसी को भी सर्च करना गूगलिंग कहलाता है। POP3 ये याद रखना है आपको, ईमेल निकालने के लिए एक प्रोटोकॉल है ये, POP3 ईमेल निकालने के लिए प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। आगे है माउस पोटैटो, जो व्यक्ति ज़्यादातर समय कंप्यूटर पर देते हैं वो माउस पोटैटो कहलाते हैं, कॉम्पैड भी बोलते हैं उन्हें, ठीक है। जंक ईमेल क्या होता है, इच्छा के विरुद्ध अगर कोई मेल प्राप्त हो रहा है वो जंक ईमेल होता है। स्पैम, ये भी वही है, बिना आपकी अनुमति कोई मेल किए जा रहा है वो स्पैम मेल होगा, ठीक है। PHP, कोडिंग भाषा, इंटरनेशनल वेब पेजों को बनाने में यूज़ होता है PHP का फुल फॉर्म याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये क्या क्यों यूज़ होता है, कोडिंग भाषा में, ठीक है, इंटरनेशनल वेब पेजों को बनाने में यूज़ होता है PHP का, ठीक है। कुकी, छोटा सा संदेश होता है जब वेब सर्वर द्वारा वेब ब्राउज़र संदेश को टेक्स्ट फाइल में भेजना होता है। देखिए, जब आप वेब सर्वर से कोई चीज़ मंगाते हो, ठीक है, किसी के ज़रिए मंगाओगे ना, तो वेब ब्राउज़र के द्वारा मंगाओगे आप कोई चीज़, तो पहले वेब सर्वर क्या करता है, एक छोटा सा संदेश वेब ब्राउज़र को भेज देता है और ब्राउज़र संदेश को टेक्स्ट फाइल में रख लेता है। ये जो संदेश है ये हिस्ट्री के फॉर्म में आ जाता है, तो ये हिस्ट्री एक कुकी के फॉर्म में दिखाई देती है, ठीक है। तो ये होता है कुकी का अर्थ, समझ गए आप। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरनेट से संबंधित है, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना है। आज मैं आपको इसकी कोई मॉक टेस्ट नहीं कराऊंगी, इसके मॉक टेस्ट हम कल करेंगे, ठीक है। आज आपको ये थ्योरी कंप्लीट करनी है, पढ़ना है, इसके बारे में समझना है, इसके बाद ही हम इसके मॉक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, उसकी जानकारी यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, यानी कि इसके मॉक टेस्ट पर। थैंक यू।